नमस्कार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल में के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच अंग्रेजी साहित्य के विद्वान प्रोफेसर विकास शर्मा जी उपस्थित हैं। आज हम उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के विषय में। उनका परिचय कराते हुए मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर विकास शर्मा जी का जो संबंध है वो साहित्यिक परिवार से संबंध रखते हैं। आपके पिताजी साहित्यकार थे, हिंदी के साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य के ही विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कुमार विश्वास जी आपके भाई हैं और ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं विकास शर्मा जी की जो एकेडमिशियंस का परिवार कहा जाता है। और आपके जो अग्रज हैं वो भी उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त रहे हैं। अभी वर्तमान में आप आचार्य हैं और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो भी धरोहर है उस धरोहर को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर विकास शर्मा जी नित्य प्रतिदिन नए आयाम गढ़ रहे हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई उपन्यास लिखे हैं। आपके जो उपन्यास हैं वो कई विश्वविद्यालयों में, कई कॉलेजों के सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक आपकी जो पुस्तकें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं और उन पुस्तकों पर लगभग 2 दर्जन से अधिक शोधार्थी शोध कर रहे हैं। ऐसे विद्वान आज हमारे बीच हैं और हम आपका सर स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि सर आप जो लगभग आप 28 साल से शिक्षण कार्य में हैं और आपके जो उपन्यास हैं वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं और लोग पाठक जो हैं उनको पढ़ना चाहते हैं। और आप कैसे समय निकालते हैं सर जो शिक्षण के साथ साथ उपन्यास को लिखने के लिए आप जो है कैसे समय का जो प्रबंधन है आपका वो किस प्रकार से आप करते हैं? उपन्यास के लिए समय निकालना एक मेरा पैशन है। उपन्यास लिखना मेरा पैशन है और मैं दिन भर विश्वविद्यालय के कार्य देखता हूँ, अपने अंग्रेजी विभाग के कार्यक्रम देखता हूँ, विश्व शिक्षण कार्य देखता हूँ। मैं रात को प्रतिदिन 10 से लेकर 2 बजे तक अपने घर की लाइब्रेरी में ऊपर चला जाता हूँ और लगभग 10 पेज डेली लिखता हूँ। और पिछले 3 वर्षों में मैं अब तक अंग्रेजी के 8 उपन्यास लिख चुका हूँ। 9वां उपन्यास मेरा इस समय प्रेस में है और एक उपन्यास मैंने हिंदी में लिखा है, जो बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, राय के पत्थर, और उसका अनुवाद कई भाषा में हुआ है। उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है नेवर टुगेदर नेवर अपार्ट नाम से, और उसका उर्दू में अनुवाद हो रहा है। तो सर जैसे कि आप 1998 से डीएवी पीजी कॉलेज बुलंदशहर में नहीं, 2001 से 2001 से हाँ 2001 से डीएवी पीजी कॉलेज बुलंदशहर में आप प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ पर। और उसके बाद 2018 से आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में आप विभाग के अध्यक्ष हैं। तो इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच में आपको क्या लगता है कि आप जो जिस तरीके से आपने बताया कि आप 10 पेज रोज रात में लिखते हैं, तो ये एक जो आपके लिखने की जो आदत है, जो लिखने की आपकी जो प्रैक्टिस है, तो उसका कहीं आप वर्तमान पीढ़ी में आप कैसा देखते हैं? आपके जो विद्यार्थी हैं या जो ऐसे कुछ विद्यार्थी भी होंगे जो आज शिक्षण के क्षेत्र में हैं, तो आप कहाँ पर देखते हैं कि क्या ये जो पेशेंस जो आपकी पीढ़ी के लोगों में था, वो है वर्तमान में? पहले तो मैं ये थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं 2001 में डीएवी कॉलेज बुलंदशहर में प्राध्यापक नियुक्त हुआ था। अच्छा। उसके बाद 2014 में प्राचार्य रहा, 18 तक 4 वर्ष तक। 2018 में विश्वविद्यालय में आया और प्रोफेसर बना। बाद में मैं 2021 में हेड बना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इससे पहले कविताएं लिखता था और मेरी कई रिसर्च बुक, रेफरेंस बुक लिखी जा चुकी थी और मैं अगर बहुत सच कहूँ तो टेक्स्ट बुक लिखता था। लेकिन कोरोना काल में मुझको लगा, जब कोई मिलने नहीं आता था, काम नहीं था और व्यस्तताएं नहीं थी, तो मैंने पहला उपन्यास लिखा राय के पत्थर हिंदी में। उसको लिखने के बाद मुझको ये लगा कि हिंदी में उपन्यास लिखना मेरे लिए ज़्यादा कठिन है, इस तथ्य के बावजूद कि मेरा परिवार हिंदी का परिवार है, मेरी हिंदी अच्छी खासी है, लेकिन वो जो साहित्यिक हिंदी थी वो मैं उस उपन्यास में नहीं ला पाया।
फिर मैंने उपन्यास अंग्रेजी में लिखा लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। और जब मैंने उसको लिखा तो मुझको लगा कि जो बात मैं इसमें अंग्रेजी में कह सकता हूँ वो हिंदी में अच्छी तरह नहीं कह पाता। एक महत्वपूर्ण बात ये थी, कविता के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की सीमा होती है। कविता 10-12 लाइन की होती है, 15 लाइन की होती है। जो विसंगतियाँ मैं देख रहा था जीवन में, वो मैं उन उपन्यास में व्यक्त करने लगा। उपन्यास प्रकाशित होने लगे, डायमंड वालों ने छापे और फिर उनकी चर्चाएं होने लगीं। तो मुझे लगा उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से देश की, समाज की सांस्कृतिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उन पर लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा सर। आपने जिस तरीके से जो उपन्यास है, 9 नॉवेल आपके इंग्लिश में है, 1 नॉवेल आपका हिंदी में है, और जो आपका 498A फियर्स एंड ड्रीम्स बहुत ही चर्चित हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ हमें ये बताने की उपन्यास कृपा करें। मेरे जीवन की कहानी तो नहीं है। सर, आपको इस कैमरे में देखना है। अच्छा। ये उपन्यास मेरे जीवन की कहानी तो नहीं है, लेकिन हुआ ये कि मेरे एक वरिष्ठ साथी हैं, उनके जीवन में घटना घटी। उन्होंने अपनी एक शोधार्थी को अपने बेटे से उसकी शादी कराई। शादी कराने के कुछ दिन बाद जब उसके अपने पति से उसकी महत्वाकांक्षाओं का नहीं उसका कॉन्डिशन हो पाया, तो उन्होंने उनके बेटे के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, दहेज के एक्ट में झूठा केस दायर किया और उस परिवार को काफ़ी टॉर्चर किया गया। वो घटना मैं उनको जानता था और मुझे वो बात काफ़ी पीड़ित कर रही थी कि आजकल कुछ महिलाएं अपनी लग्जरी के नाम पर, फैशन के नाम पर, पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर पूरे इन लॉज को, इस एक्ट का दुरुपयोग को फंसा लेती है। तो इस उपन्यास में मैंने इस घटना का चित्रण किया है। लेकिन ये उपन्यास उन महिलाओं को समर्पित है जो महिलाएं दहेज के कारण जला दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ मैंने दोनों पक्ष रखे हैं, दहेज के कारण भी और इस एक्ट के दुरुपयोग के कारण भी, इन दोनों में। आपका जो ये कथानक है जो उपन्यास का, ये वाकई बहुत ही जो आज का एक पहलू है, सामाजिक पहलू है, और उसमें जिस तरीके से हम इस कानून का दुरुपयोग होते हुए देखते हैं समाज में, आए दिन समाचार पत्रों में इस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि किस तरीके से झूठे मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं और जो निर्दोष लोग होते हैं वो जेल के शिक्षों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो निसंदेह बहुत ही अच्छी पहल है आपकी इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उनको उठा करके लाने के लिए। और आपने बताया कि जो आपकी जो नॉवेल है उसके जो पात्र हैं, क्योंकि पात्रों का चयन करना भी एक उपन्यासकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो उन पात्रों का चयन भी आप सामाजिक आधार पर ही उनको चयन करते हैं, जैसा कि आपने भी पहले बताया। मैं थोड़ा-सा 1-2 बिंदु और जानना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई समस्या आती है पात्रों का चयन करने में, या बड़ा ईज़िली जो है ये टास्क पूरा हो जाता है? दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गजल आपको सुनाता हूँ। पात्र आसपास घूमते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लेखक और सामान्य व्यक्ति को उन्हें समझना पड़ता है, आंख कान खुद रखने पड़ते हैं। मुझे मेरे आसपास ऐसे अनेक पात्र मिलते हैं जो उपन्यासों में विषय बन जाते हैं। फिर मैं उनके नामों का चयन करता हूँ, फिर मैं पात्रों को बनाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग डेवलप करता हूँ और उपन्यास अपने आप खड़ा हो जाता है। और मुझे ज़्यादा देर बनाना नहीं लगती, बहुत आसानी से बना लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा-सा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि जब वो पात्र मुझे तंग करते हैं मेरे मन मस्तिष्क को, तो मैं उनको डेवलप करता हूँ, एक्सपोजिशन करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट दिखाता हूँ और उसके बाद क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और कथा बनती चली जाती है। लेकिन ये ध्यान रखता हूँ कि उपन्यास सिर्फ फिक्शन बनकर ना रह जाए, फैक्ट बना रहे। एक आपका जो उपन्यास है जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग सभी युवा जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनका एक सपना होता है कि मैं ब्यूरोक्रेट्स बनूं, आईएएस अधिकारी बनूं। आपने जो ये उपन्यास लिखा है कि आईएएस टुडे, बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ये आधारित है, तो इसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं डीएवी कॉलेज बुलंदशहर का प्राचार्य था, तो हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट के जो चेयरमैन होते थे वो आईएएस होते थे, डीएम होते थे। और जब मैं प्राचार्य के रूप में उनसे मिलने जाता था तो मुझे उनकी असंवेदनशीलता, उनका एग्रेशन, उनका अहंकार बहुत पीड़ित करता था। लेकिन जब मैं उपन्यास लिखने बैठा तो उपन्यास प्रारंभ हुआ कि मैंने एक घटना ली सिंभावली हापुड़ की, इस इलाके की। एक लड़का, सिंभावली का लड़का था, गरीब घर का बच्चा था, हापुड़ के एसएससी कॉलेज में पढ़ने आया, इंग्लिश में एमए करने आया, फिर आईएएस की तैयारी की
और करते करते वो डीएम बन गया। और जब मसूरी पहुंचा तो उसका एक त्रिशला बसु नाम की लड़की से प्रेम हुआ ट्रेनिंग सेंटर पर, उनका प्रेम दिखाया, वो दोनों हरियाणा के डीएम बन गए, वहाँ कुछ घटनाएं घटी। इन सब में मैंने दिखाया किस तरह ब्यूरोक्रेट्स अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, अपने ब्लैक मनी को लगाते हैं और किस तरह पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बड़े बड़े कांड को खोल देते हैं। यही मैंने दिखाया आईएएस टुडे में। बहुत अच्छा आपने सर एक ऐसे पहलू को उठाया और जिससे कि जो पाठक हैं उन्होंने निसंदेह उनको उसको पढ़ने में रुचि हुई और वो उपन्यास आपका बहुत ही चर्चित रहा, बहुत ही उसको लोगों ने पढ़ा। और इसी के साथ जैसे कि आप जो अंग्रेजी शिक्षा को समर्पित जो एक संस्था है जो एसोसिएशन फॉर इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, आप उसके वर्तमान में महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी। तो इतनी व्यस्तताओं के बीच एक तरफ शिक्षण कार्य है, दूसरी तरफ लेखन कार्य है और फिर ये जो संस्था से का जो प्रशासनिक जो कार्य है, उसके बीच सामंजस्य आप किस प्रकार बैठाते हैं? मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे मन में महत्वाकांक्षाएं हिलोरे लहरी होती हैं और मेरे दो प्रेम हैं। पहला प्रेम मेरा एकेडमिक है और दूसरा प्रेम है राजनीति है। अगर भविष्य में कभी अवसर मिला तो मैं चाहूँगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके अपनी बात ढंग से रख सकूँ। इसलिए वो संगठन ऐसा है कि अंग्रेजी शिक्षकों के अकादमिक स्तर, उनकी अकादमिक समस्याएं को मंच से उठाया जा सके। और ये संगठन बहुत पुराना है, 80 साल पूर्व संगठन बनाया गया था और इस बार नवंबर के महीने में नालंदा में चुनाव हुआ था और मैं जनरल सेक्रेटरी बना। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि समय निकालता रहता हूँ और एक मुझे नींद कम आती है। नींद कम आती है, सोता कम हूँ, नैप लेता हूँ, शाम को गाड़ी में सो लेता हूँ और रात को कम सोता हूँ। 10 से 2 तक काम करता हूँ और दिन में मैं कार्य देखता हूँ। फिर मेरे पास एक टीम है जो मेरे काम में असिस्ट करती है। नहीं सर, वो बहुत अच्छी बात है। आपने बड़ा खुल के बताया कि एक तो आप जो है सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सोते कम हैं। हाँ, सोता कम। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि श्री गोपाल दास नीरज ने लिखा है एक जगह कि नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, चाहत है कुछ करने की तो जागते रहिए और जमाने को जगाते रहिए। जगाते रहिए। तो ये एक प्रेरणा है कि हमें कम सोना चाहिए और उस अवस्था में आकर के तभी हम आगे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है सर, आप कविताएं भी लिख लेते हैं और मतलब बहुत कम लोग हुए हैं कि जो जिनका प्रोज पर भी कमांड हो, पोएट्री पर भी कमांड हो और इन दोनों के बीच आप सामंजस्य स्थापित करते हैं। आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और हिंदी में भी आप लिख लेते हैं। तो आप किस प्रकार की कविताएं करना आपको पसंद है? आप आपके इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं जी कि अंग्रेजी के लोग हिंदी में लिखते हैं। जी ये कोई नया काम मैं नहीं कर रहा हूँ। अंग्रेजी में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, अंग्रेजी के प्रोफेसर हिंदी में लिखते रहे हैं और नाम कमाते रहे हैं। जी हरवंश राय बच्चन, रांगी राघव, रामविलास शर्मा और ममता कालिया, एक बहुत लंबी परंपरा, अज्ञे, सब अंग्रेजी के लोग थे। क्योंकि मातृभाषा में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वो अंग्रेजी में नहीं आते। अंग्रेजी वाले क्योंकि वेस्टर्न थ्योरी पढ़कर आते हैं, एक भाषा और सीख जाते हैं, उन्हें लिखना अच्छा होता है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी के सारे प्रोफेसर्स, अंग्रेजी के सारे लेखक अच्छे ट्रांसलेटर हैं, अच्छा लिख पाते हैं। बाकी उनके विचार मूलतः मातृभाषा में आते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कवि है और मैं जिस परिवार संबंधित हूँ वहाँ कविता जन्म से है। तो कभी कभी हिंदी में कविताएं लिख लेता हूँ, लेकिन कवि के रूप में स्थापित नहीं हूँ। मूल स्थापना मेरी अंग्रेजी के लेखक के रूप में है। तो सर चलते चलते मैं आपसे आपके मुख से आपकी पसंद की जो कविता है उसकी चंद लाइनें सुनना चाहता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं उनको भी अच्छा लगेगा। मैं एक कविता सुना रहा हूँ। कविता अतुकांत है, ब्लैंक वर्स में है। मुझे नहीं मतलब कि तुम क्यों नहीं पढ़ पाई मार्क्स का दास कैपिटल। मुझे नहीं मतलब कि तुम क्यों नहीं पढ़ पाई मार्क्स का दास कैपिटल। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा कामू का प्लेग। मैंने कभी नहीं सोचा तुम क्यों नहीं पढ़ती शेक्सपियर। मैंने चाहा तो सिर्फ इतना, काश तुम कंठस्थ कर लेती कबीर का दर्शन। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत अच्छा सर, आपका ये जो कविता है कि जो कबीरदास ने लिखा कि जो 2.5 अक्षर है, पोथी पढ़ पढ़ जुग हुआ पंडित होया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
तो ये जो पंक्तियां हैं इनको आपने किस तरीके से आधुनिक रूप में इसको उठा करके यहाँ पर स्थापित किया है और एक मैसेज दिया है कि हमारे बीच अगर प्रेम और सौहार्द रहेगा तो हमारा जो देश है वो और आगे बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके जो प्लान हैं उनमें आप सफल हों और जो आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो आपका जो एक सपना है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहेंगे, तो आप उसमें अवश्य सफल हों और हम भी आपको एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित होते हुए देखना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल के स्टूडियो में आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।